हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। ऑपरेशंस जो अपन ने देखे हैं, संक्रियाएं जो अपन ने देखी, उनके अंदर अपन ने देखा दो अवयवों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, उनका एडिशन किस तरीके से किया जाता है, दो अवयवों को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, उनका व्यवकलन किया जाता है, और साथ ही अपन ने देखा दो अवयवों का किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, दो अवयवों का किस तरीके से गुणन किया जाता है, और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स के या अवयवों के गुणन और उनके योग की कुछ प्रॉपर्टीज, उनके कुछ गुणधर्म देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी, जो संक्रिया देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी अवयव, तो पहले उसका नाम मैं बता देता हूं कि संक्रिया का नाम क्या है, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अपन क्या करेंगे, किसी भी अवयव को किसी अदिश राशि से मतलब अपन किसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे कि अपने पास में मान लेते कि कोई अवयव ए है, अपने पास में अवयव ए को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते ए आई जे। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसको लिख सकते ए आई जे m क्रॉस n। मान लो कि इसको किसी अदिश संख्या से गुणा करना है। मान लेते हैं कि k कोई संख्या है जिससे इस अवयव को गुणा करना है, मतलब k a पता करना है। तो k a क्या हो जाएगा अपने लिए, तो अपन को क्या करना है, किसी भी अवयव को अगर किसी अदिश संख्या से गुणा किया जाता है तो उस अवयव का प्रत्येक अवयव क्या हो जाता है, k से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब अगर किसी संख्या k से किसी अवयव को गुणा किया जाए तो उसका प्रत्येक अवयव मीन्स हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या होगा, k से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे कि ये बन जाएगा k टाइम a आई जे, ऑर्डर कितना है अभी भी m क्रॉस n। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी अवयव को, किसी भी मैट्रिक्स को अगर k से मल्टीप्लाई किया जाता है, k से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक अवयव, उसका ईच एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, k से। अब अपन बात करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। तो अपन ने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए अपने को गिवन है। मान लेते हैं कि ये एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर अपन ने कुछ एलिमेंट कंसिडर कर लिए, जैसे कि 2 -1 3 -5। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स गिवन है, एक अवयव गिवन है। अब अपन क्या करते हैं, इसके प्रत्येक अवयव को अपन को मान लो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, 3a। अगर मैंने 3a किया है, 3a करने का मतलब किसी अदिश संख्या 3 से इस अवयव को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इस अवयव का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो मैं क्या करता हूँ, इस अवयव को 3 से मल्टीप्लाई करने पे प्रत्येक अवयव को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा -3, 3 से मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा 9, 3 से मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा -15। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसी अवयव को मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ -4 के साथ, मैं चाहता हूँ कि -4a कितना होगा वो बताना चाहता हूँ। तो अब की बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा -4 से। किसको, अवयव एक के प्रत्येक अवयव को। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अवयव एक के प्रत्येक अवयव को 4 से। तो -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -4 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा -8। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +4। ये माइनस से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में बन जाएगा -12। ये माइनस और माइनस प्लस, ये 4 × 5 20। इस तरीके से -4a का वैल्यू मिल जाएगा अपन को, -8 4 -12 और 20। ये एक अवयव बन गया अपने पास में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी अदिश संख्या से अगर अपन अवयव को, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रत्येक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, उस संख्या से। मान लो k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k टाइम एवरी एलिमेंट हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अवयव के जो योग है, मतलब मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है उनकी ओर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन मीन्स अवयव योग के गुणधर्म। अपन देख रहे हैं
आव्यूह योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अपन देख रहे हैं आव्यूह योग के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब जब दो आव्यूह को या ज्यादा आव्यूह को ऐड किया जाता है तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहला गुणधर्म, सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमयता। वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमयता को बोला जाता है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मीन्स क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है कि अगर दो आव्यूह का अपन योग कर रहे हैं, जैसे कि अपने पास में आव्यूह ए है, मान लेते हैं कि दो आव्यूह है, एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह अपने पास में बी है, उन दोनों का योग कर रहे हैं, तो अपन ए प्लस बी करें। पहले चीज तो ए प्लस बी होगा कब? जब ए का ऑर्डर मतलब ए की कोटि और बी की कोटि सेम हो जाए। अगर आव्यूह ए की कोटि जितनी है, मान लो आव्यूह ए की कोटि m क्रॉस n है, तो बी की कोटि भी कितनी होनी चाहिए? m क्रॉस n, तभी एडिशन संभव होगा, जो कि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि योग कब संभव होता है? दो आव्यूह का योग तभी संभव होता है जब उनकी कोटि समान होती है। तो इनका एडिशन हो रहा है, इसका मतलब पक्का इन दोनों की कोटि सेम रही है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी का जो वैल्यू आ रहा है वही किसका वैल्यू आएगा? b प्लस ए का। मतलब अपन a में b के अवयवों को ऐड करें या b में a के अवयवों को ऐड करें, अपने पास में हमेशा जो अवयव बन के आएगा, रिजल्टेंट अवयव जो होगा वो क्या होगा? सेम ही होगा। इसका मतलब जो अवयव योग होता है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। मतलब a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है? सी। तो ये अपन ने पहला नियम देखा, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में मतलब क्रम बदलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पहला नियम था। अपन बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम क्या होता है? साहचर्यता का नियम, साहचर्यता या सिंपली साहचर्यता का नियम बोल सकते हैं। ओके, साहचर्यता मतलब होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। साहचर्यता जैसे क्रम विनिमयता का नियम दो अवयवों के लिए एप्लीकेबल होता है, दो अवयवों के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही साहचर्यता के नियम के लिए तीन अवयव चाहिए होते हैं। किस तरीके से साहचर्यता का नियम क्या होता है वो लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। साहचर्यता मान लो कि तीन अपन ने अवयव लिए जिनका ऑर्डर क्या है? सेम, और उनके अंदर अपन ने ऑपरेशन अप्लाई किया, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो अपन देखते हैं कि अगर अपन किसी अवयव ए में बी और सी को ऐड करने के बाद में ऐड कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है वो बता रहा है कि सबसे पहले बी और सी को ऐड करो और बी और सी से जो नया अवयव बने उसको ऐड कर दो ए के साथ में, इससे एक नया अवयव मिल जाएगा। ओके, अगर अपन यही काम ए और बी को पहले ऐड करते देन किसको ऐड करें? सी को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सेम। इसका मतलब ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं साहचर्यता के नियम का पालन हो रहा है। तो तीन अवयव के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दो का एक पेयर लिया, ए और बी का लिया पहले इधर और फिर सी ऐड कर दिया। अगर यही अपन को ऑपरेशन किसी और के लिए अप्लाई करना होता, मान लो मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, साहचर्यता का नियम वहां पे भी आएगा, लेकिन वहां पे प्लस की जगह पे कौन आ रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा। या और कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, जैसे कि अगर अपन किसी भी समुच्चय के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूनियन या उनके इंटरसेक्शन मतलब उनके संग या उनके अपने पास में और भी ऑपरेशन आ सकते हैं।
यहाँ पे अपन देखेंगे कि इन दोनों का एडिशन करने के बाद में इसमें ऐड करें या इन दोनों का ऐड करने के बाद में इसमें ऐड करें, दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है, क्योंकि होने वाला तो क्या है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो संगत अवयव है वही ऐड होने वाले हैं। तो इस तरीके से अपन ने दूसरा नियम देखा। अपन बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो नियम है वो क्या है अपने पास में, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये ना केवल इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तत्समक अवयव के नाम से ये फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन उसमें भी यूज होगा। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव, यहाँ अवयव की बात कर रहे हैं इसलिए तत्समक अवयव बोल दिया। अगर किसी और के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, अपन समुच्चय के फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ तत्समक समुच्चय या तत्समक अवयव बोल रहे होते हैं इसको, ठीक है। तो ये तत्समक अवयव होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास में एक अवयव ए है, तत्समक अवयव को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें ऐसा कौन सा अवयव जोड़ा जाए जिससे कि वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाए। क्या बोला मैंने कि तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जो अपने पास में जो ऑपरेशन होता है उसके साथ में अप्लाई करने पे सेम रिजल्ट दे देता है। सेम रिजल्ट मतलब अगर ए पे अप्लाई कर रहे हैं तो वापस से ए मिल जाना चाहिए। तो अपन को क्या करना है, ए में ऐसा कौन सा अवयव जोड़े कि वापस से क्या मिल जाए। अगर यही मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई अपन बोल रहे होते, ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस से ए आ जाए। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, अपन यहाँ ऐड कर रहे हैं, इसलिए एडिशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे कि ए में ऐसा कौन सा अवयव जोड़ा जाए, ऐड किया जाए कि वापस से ए मिल जाए। तो अपन को पता है कि ए के अंदर अगर अपन ने कुछ और जोड़ा जीरो मैट्रिक्स के अलावा, तो ए के अवयव बदल जाएंगे और वापस से ए मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ ए में अपन ऐड कर सकते हैं शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अपन ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स के लिए यूज किया अपन ने, सिंपल जीरो नहीं है, जीरो शून्य अवयव के लिए यूज किया। तो अपने पास में अपन को समझ में आया ए प्लस जीरो मीन्स ए, मतलब ए मैट्रिक्स, जीरो मीन्स शून्य अवयव। अगर अपन ने ए में शून्य अवयव को ऐड किया तो वापस से क्या मिल जाएगा, ए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जीरो है, नल मैट्रिक्स है या शून्य अवयव है, वो तत्समक अवयव का काम कर रहा है। तो अपने पास में पता चल गया कि जब अपन मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, योग करते हैं, तो जो शून्य अवयव होता है वो तत्समक अवयव कहलाता है। तो इसका मतलब एडिशन के लिए जो तत्समक अवयव का काम करेगा वो कौन करेगा, शून्य अवयव। वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, तत्समक अवयव होता है क्या है, अगर किसी भी जैसे ऑपरेशन कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग काम करते, लेकिन यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन के लिए एक मैट्रिक्स ए लिया, उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वापस से खुद मिल जाए। तो खुद मिलने के लिए अपने को जरूरी है कि यहाँ पे अपन जीरो मैट्रिक्स ऐड करें। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को यूज करते हुए अपन अगला रूल पढ़ेंगे, अगला रूल देखेंगे। अगला जो रूल अपने पास में है फोर्थ, वो है अपने पास में, यहाँ तत्समक अवयव था, वहां आएगा प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम क्या होता है वो भी देखेंगे। प्रतिलोम अवयव या प्रतिलोम अवयव, इनवर्स अपन बात करेंगे अब इनवर्स की, प्रतिलोम की, ओके। तो अब यहाँ पे इस वाले रिजल्ट का यूज होना है, तो अपन यहाँ पे प्रतिलोम अवयव क्या बोलेंगे, अगर कोई अवयव ए है उसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स बी है, क्या ऐड किया जाए जिससे कि तत्समक अवयव या तत्समक अवयव मिल जाए। तत्समक अवयव यहाँ पे कौन आया था, शून्य। अगर अपन इसके बराबर क्या पुट करते, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, ये सिंपली जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे अपन वापस से मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने, अगर कोई अपने पास में मैट्रिक्स ए है उसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि अपने पास में तत्समक अवयव यहाँ पे एडिशन के लिए कौन था, नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए को उधर ले जाते हैं क्योंकि नल मैट्रिक्स है, इसमें तो कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करो कोई भी चेंज नहीं होगा।
तो ये बन जाएगा b बराबर माइनस ऑफ ए। इसका मतलब अपने पास में जो b है, जो प्रतिलोम अवयव था अपना, कौन था, प्रतिलोम अवयव, वो प्रतिलोम अवयव अपने पास में क्या कैलकुलेट होके आ गया, माइनस ए। तो यहाँ पे जो माइनस ए है वो क्या है, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव या ऐसा, यहाँ पे अवयव की बात कर रहे हैं, तो ऐसा अवयव जिसको किसी मैट्रिक्स ए में ऐड करने पे शून्य अवयव मिल जाए। तो अपन को पता है कि अगर अपन ए मैट्रिक्स के अंदर माइनस ऑफ ए ऐड कर दे तो अपन को क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ प्रतिलोम अवयव का काम कौन कर रहा है, माइनस ऑफ ए। किसके अंदर बात हो रही है, ये एडिशन के लिए है, ये ध्यान रखना है। एडिशन के लिए वो मैट्रिक्स ए है तो उसका प्रतिलोम अवयव माइनस ए होता है। तत्समक अवयव की बात करें तो तत्समक अवयव क्या होगा, शून्य अवयव। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल जो अपने हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपने पास में निरसन लो, निरसन का नियम या कैंसिलेशन लो। तो निरसन नियम क्या है वो भी लिख लेते हैं। निरसन नियम, निरसन का नियम क्या है, कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो क्या है कि अगर अपन ने दो मैट्रिक्स का एडिशन किया कुछ इस तरीके से, a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो निरसन लो कहता है कि अगर इस तरीके से अपन एडिशन कर रहे हैं और यहाँ से a को a से गायब कर दे, वो तो सिंपल है, अपने पास में समझ सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाएंगे तो a माइनस ए हो गया, अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं b बराबर सी। ठीक है, तो कैंसिलेशन का लो बहुत ही आसान सा लो है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो समझने वाले नियम है वो एक तो तत्समक अवयव के लिए है और एक प्रतिलोम अवयव के लिए। एक बार मैं इन दोनों को वापस से रिपीट करता हूँ और उसके बाद में अपन अवयव योग के गुणधर्म फिनिश करते हैं। तत्समक अवयव में क्या था, किसी भी अवयव में ऐसा कौन सा अवयव ऐड किया जाए कि जिससे कि a मतलब स्वयं वापस मिल जाए। तो a के अंदर अपन जीरो अवयव, शून्य अवयव ऐड कर दे तो खुद ही वापस मिल जाएगा, मतलब a अवयव ही वापस मिल जाएगा। तो ये तत्समक अवयव। अगर मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे होते तो सेम बात बोल रहे होते कि a को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस से a मिल जाए। ठीक है, वहां पे अपन मल्टीप्लिकेशन के जब गुणधर्म देखेंगे तो उसको भी देखेंगे। अपन बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की, इनवर्स एलिमेंट की, कि ए मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि जिससे कि तत्समक अवयव मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए। एडिशन के लिए तत्समक अवयव था शून्य अवयव, तो वो शून्य अवयव अपन ने यहाँ पे लिख दिया। शून्य अवयव लिख दिया तो अपन को पता चल गया बी का वैल्यू होना चाहिए माइनस ऑफ ए, मीन्स किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, उसका नेगेटिव। मतलब अगर अवयव ए है और उसका प्रतिलोम अवयव चाहते एडिशन के लिए तो वो माइनस ऑफ ए उसका प्रतिलोम अवयव होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन गुणधर्म जो कि मल्टीप्लिकेशन है उनकी तरफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज की तरफ। अवयव गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अपन देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मतलब जब दो अवयव का गुणा किया जाता है तो सबसे पहले कि गुणा संभव या गुणन संभव कब है या मल्टीप्लिकेशन संभव कब है। अपन ने देखा दो अवयव ए अवयव और बी अवयव, उनका गुणन तभी संभव है अगर अपन चाहते ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो तो ए बी कम मिल पाएगा जब ए के अंदर अपने पास में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। अगर ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नया अवयव मिल जाएगा जिसका कोटि होगा ए में पंक्तियों की संख्या गुणा बी में स्तंभों की संख्या के बराबर। आई
होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट लेक्चर में अपन ये देख चुके। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि अपन ने योग में भी पढ़ा, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता की बात करते हैं। क्रम विनिमयता का मतलब है कि क्रम को बदलने पे क्या कोई प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता है तो अपन बोलेंगे क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं हो रहा। क्रम विनिमयता मतलब कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मीन्स क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता मतलब अगर वहां पे एडिशन हो रहा था तो ए प्लस बी लिखा था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे ए बी, और अपन को चेक करना बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अपन कहेंगे सामान्य तौर पे ये नहीं होता है आपस में बराबर। किस स्पेशल केस में ऐसा हो भी सकता है कि ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाए। अब ये ए बी और बी ए इक्वल कैसे नहीं हो सकते, उनके रीजन भी देखते हैं। मान लो कि अपने पास में कोई अवयव दिया हुआ है, मान लेते हैं कि उसका ऑर्डर है अपने पास में, मान लो 2x3। ए मैट्रिक्स है, उसका अपने पास में ऑर्डर है 2x3। दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर अपन ने मान लिया कि 3x2। समझ में आ गया? ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया अपन ने, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया। अब अगर मैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन करूं तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स ए में और बी में नंबर ऑफ रोज इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा और ए बी मिल जाएगा, और ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 into 2 मीन्स कोटि जो होगी वो 2x2 हो जाएगी। तो अपन को ये बात समझ में आ गया कि ए बी मल्टीप्लिकेशन होगा और कोटि 2x2 होगी। अब अपन चेक करते हैं बी ए के बारे में। तो इधर बी ए की भी बात कर लेते हैं। ये अपन ने कहा बी और ए का मल्टीप्लिकेशन किया और बी ए मिल गया। अब बी का ऑर्डर अपने पास में है 3x2 और ए का ऑर्डर है 2x3, तो 2x3। यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या भी बराबर, मतलब यहाँ पे ए बी के साथ साथ बी ए भी पॉसिबल है। इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। अब अपन देखते हैं बी ए का जो ऑर्डर है वो क्या है। बी ए का जो ऑर्डर आया है वो कितना आया है, 3x3। यहाँ पे ए बी का जो ऑर्डर था वो तो था 2x2, बी ए का ऑर्डर है 3x3, मतलब ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हुआ यहाँ पे, लेकिन ए बी का जो ऑर्डर निकल के आया वो था 2x2 और बी ए का जो ऑर्डर आया अपने पास में वो था 3x3। तो इसका मतलब ये दोनों तो आपस में वैसे भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दो अवयव अपन ने देखा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, दो अवयव, दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उनके ऑर्डर बराबर हो और साथ में संगत अवयव बराबर हो। यहाँ तो इनके ऑर्डर ही बराबर नहीं है, इसका तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद में भी ये संभावना नहीं है कि ये दोनों बराबर हो जाए। ये तो पहला तरीका था जिससे अपन ने ये बताया, ये देखा कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मल्टीप्लिकेशन हो जाए लेकिन दोनों आपस में बराबर ना आए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन हो ही ना, मतलब ए बी पॉसिबल हो लेकिन बी ए पॉसिबल ही ना हो। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे ऑर्डर के अंदर कुछ चेंज करके एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लो कि मैंने ए और बी दो अवयव लिए, इनके अंदर मैंने ए का ऑर्डर मान लो रख लिया 2x3 और मैंने बी का ऑर्डर रख लिया मान लो 3x3। जब मैंने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है। और यहाँ से जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो कोटि आएगा, उसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा, 2x3, इसके बराबर। ओके, ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उससे ऑर्डर मिल गया 2x3। अब बात कर लेते हैं बी ए के बारे में। बी और ए का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले लिखेंगे बी को तो 3x3, ए कितना है 2x3 वाला। अगर इन दोनों का देखें तो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ए का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ए बी और बी ए बराबर हो, ये जनरली पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि किसी केस में ऐसा हो गया कि ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ
तो ये भी संभव नहीं है कि ऑर्डर तो भले ही हो सकता है कि ए बी और बी ए कुछ इस तरीके के मैट्रिक्स गिवन है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ऑर्डर बराबर आ जाए, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उनके संगत अवयव बराबर आए। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस के अंदर, बहुत ही कुछ कम केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाए। इसीलिए अपन ने सामान्यतः लिखा है, जनरली लिखा है। ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, हो सकता है आए, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर अपन कहेंगे कि ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होगा। आई होप ये रीजन आपको समझ में आए होंगे कि क्यों नहीं हो सकता। तो ये है क्रम विनिमयता का नियम। इसका मतलब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स का गुणन है, वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, सामान्यतः तौर पे, हमेशा नहीं, सामान्यतः तौर पे नहीं करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं क्रम विनिमयता के बाद में साहचर्यता की। साहचर्यता सेकंड जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है साहचर्यता। साहचर्यता की बात करनी है, मतलब यहाँ पे तीन अपने पास में मैट्रिक्स लेने। मान लो मैंने तीन मैट्रिक्स लिए और उनके अंदर उसी तरीके से ऑपरेशन अप्लाई किए जिस तरीके से मैंने एडिशन के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन वहां पे एडिशन था इसलिए प्लस साइन यूज हो रहा था। उसी प्लस साइन की जगह पे अब की बार कौन सा साइन यूज हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन का। बाकी का ऑपरेशन अप्लाई करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो अप्लाई करते हैं अपन। तो इसके लिए लिखेंगे अपन कि ए मल्टीप्लाई ए बी डॉट सी और ए डॉट बी सी, मीन्स ए और बी का मल्टीप्लाई। अब पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बात करेंगे ही तभी जब ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी सी का मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल हो पा रहा हो। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अपन ने मैट्रिक्स ही ऐसी दे दी जिनके मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पा रहे, तो आगे बात कर ही नहीं सकते इसके बारे में। अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है तो ये डेफिनेटली होगा कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर ए का मल्टीप्लिकेशन ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी सी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में करें। दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सेम। तो इसको अपन कुछ एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अपन एक्सरसाइज करेंगे, वहां वेरीफाई करने के अंदर आएंगे। बट इस रूल के बारे में ध्यान रखना है, ये रूल हमेशा वैलिड होगा कब? जब अपने पास में ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड हो, मतलब ए और बी के ऑर्डर इस तरीके के हों कि ए बी और बी सी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये रूल डेफिनेटली फॉलो हो रहा होगा। अब अपन बात करते हैं क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियम के बारे में, तत्समक अवयव के बारे में या तत्समक अवयव के बारे में। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए तत्समक अवयव की बात करें, तत्समक अवयव की बात करें तो तत्समक अवयव होता क्या है, जो कि अपन ने थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले लिया है एडिशन के अंदर। एडिशन के अंदर अपन ने देखा आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट। साहचर्यता मतलब एसोसिएटिविटी। ओके, अपन बात करते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव अपने पास में क्या होगा? अगर अपन किसी मैट्रिक्स ए को, वहां पे एडिशन था तो एडिशन की बात कर रहे थे कि ए में ऐसा क्या मैट्रिक्स ऐड किया जाए जिससे कि रिजल्ट वापस से ए मिल जाए। यहाँ पे मैं कहूंगा ए को ऐसे किस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे कौन से मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए वापस से ए मिल जाए। तो अपन को पता है कि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, मतलब इकाई अवयव जो होता है, अगर उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम। तो अगर मैं ए को आई के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, बट कंडीशन ये है कि ए का जब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। मतलब ए के अंदर स्तंभों की संख्या बी कौन है यहाँ पे? आई, उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और वापस से ए मिल पाएगा। इस वाले को अपन एक वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लेते हैं कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं अपने पास में कोई मैट्रिक्स ए है। तो अपने पास में मैट्रिक्स ए है, जैसे कि मान लो कि मैंने ए मैट्रिक्स कंसिडर किया, उसमें एक पंक्ति और दो स्तंभ ले लिए। मान लो कि एलिमेंट ले लिए मैंने -1 और 1, या कुछ और भी ले सकते हैं, -1 और 2 ले लिया। अब मैंने इसका ऑर्डर अपने पास में 1 क्रॉस 2। अब मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके का लेना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। अब मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को होगा वो अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें पंक्तियां और स्तंभ आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इसके अंदर कितने स्तंभ है? 2। उसमें पंक्तियां 2 है तो उसमें पंक्तियां भी 2 होंगी और स्तंभ भी 2 होंगे, मतलब 2 क्रॉस 2 का एक इकाई अवयव होगा। तो मैंने एक 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव ले लिया।
1 0 0। अब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने का रूल अपन जानते ही, पहले इधर से एक पंक्ति ली और इधर से पहला स्तंभ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनेगा -1 और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे अपने पास में फाइनल रिजल्ट मिला -1। इस स्तंभ से गुणा हो गया तो अब गुणा करते हैं नेक्स्ट स्तंभ से। पंक्ति तो यही रखी, स्तंभ दूसरे पे चले गए तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो अपने पास में मिलेगा 0 और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होने पे मिलेगा 2। इस पंक्ति के साथ में दोनों स्तंभों का गुणा हो चुका है, अब कोई पंक्ति अपने पास में बची ही नहीं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यही फिनिश हो जाएगा और अपने पास में ये अवयव मिल जाएगा। ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल। इसका मतलब ए का आई के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पे अपने पास में वापस से ए मिल गया। वहां पे एडिशन की बात की थी तो ए प्लस अपन ने कहा था शून्य अवयव ऐड करने में वापस से ए मिल गया था, तो वहां शून्य अवयव तत्समक अवयव का काम कर रहा था। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो तत्समक अवयव का काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अपन को पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव है। इसका मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो अपन को जो इकाई अवयव कंसिडर करना लेना है वो ये सोचते हुए लेना है कि जो अपन ने ए मैट्रिक्स लिया उसमें स्तंभ कितने, जितने स्तंभ होंगे, जैसे मान लेते कि मान लो m स्तंभ है तो m क्रॉस m का इकाई अवयव अपन को लेके मल्टीप्लाई करना है, मतलब कंसिडर करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी तत्समक अवयव के बारे में। अब अपन बात करते हैं तत्समक के अवयव के बारे में, प्रतिलोम अवयव के बारे में। प्रतिलोम अवयव क्या होता है वो देखते हैं। इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव। इनवर्स एडिशन में भी देखा था अपन ने, क्या था वहां पे कि कोई मैट्रिक्स ए है उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि अपन को जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मिल जाए। तो यहाँ पे ऐड करने की जगह मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ए मैट्रिक्स के साथ में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई किया जाए कि अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट आई मिल जाए। तो जो बी इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा वो इसका क्या कहलाएगा? इनवर्स एलिमेंट। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि वो जो बी होगा वो होगा अपने पास में ए का इनवर्स, ए का प्रतिलोम, जिसको अपन बोलेंगे ए इनवर्स। ये आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए अपन को सिर्फ इतना पता होना चाहिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा। बी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब इकाई अवयव मिल जाएगा। तो ये था प्रतिलोम अवयव के बारे में। अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है बंटन नियम या वितरण का नियम। बंटन या जिसको अपन वितरण भी बोलते हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? अगर अपने पास में एक मैट्रिक्स ए है, दूसरे दो मैट्रिक्स अपने पास में बी प्लस सी कुछ इस तरीके से लिखे, तो इस तरीके से अपन ए का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करते हुए वितरण कर सकते हैं, मीन्स ए बी प्लस ए सी कर सकते हैं। ये इसे बोलते हैं वितरण का नियम। अगर इसी तरीके से कुछ ये भी लिखा हो ए प्लस बी इंटू सी, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी पॉसिबल है। इस तरीके से अपन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वितरण का नियम। अपन बात करते हैं दो प्रॉपर्टीज और जो कि ना के बराबर यूज होने वाली अपने पास में, तो अपन उनको भी देख लेते हैं एक बार और उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिनिश करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शून्य के भाजक। शून्य के भाजक क्या होते हैं? बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है और ना के बराबर यूज होगी इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी अपने पास में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शून्य के भाजक, डिविजर्स ऑफ जीरो, शून्य के भाजक। अगर अपने पास में कोई मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने पे शून्य अवयव मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? शून्य के भाजक कहलाएंगे।
बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है। शून्य के भाजक क्या होता है, अगर ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जीरो मैट्रिक्स बनता है तो ए और बी क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है किसी भी अवयव की धनात्मक पूर्णांक घात। धनात्मक पूर्णांक घात मतलब नेचुरल पावर्स। तो अपन कहेंगे किसी अवयव की या अवयव की धनात्मक पूर्णांक घात, अवयव की धन पूर्णांक घात। धन पूर्णांक घात का क्या मतलब वो समझते हैं। जैसे कि अपने पास में मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी कोई भी धनात्मक पूर्णांक घात अप्लाई की, जैसे मैंने ए स्क्वायर लिखा, तो ए स्क्वायर कब मिलेगा, जब मैं ए का गुणा ए के साथ में करूंगा तभी मिलेगा। इसी तरीके से मान लो ए क्यू पता करना है, तो ए क्यू पता करने के लिए अपन को पहले पता करना पड़ेगा ए स्क्वायर कितना है। तो अपन अगर ए स्क्वायर पता कर लिया है और वापस से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को ए पावर 4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करूंगा, ए के साथ में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए पावर 4। इसी तरीके से मान लो कि मेरे को ए की पावर n चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए की पावर n-1 पता करूंगा और उसका मल्टीप्लिकेशन फिर से किसके साथ में कर दूंगा, ए के साथ में, तो मेरे को ए की पावर n मिल जाएगी। आई होप ये सब चीजें, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज, ये गुणधर्म आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने पास में एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो अपन देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के अंदर इन प्रॉपर्टीज और जो अपन ने पहले ऑपरेशन सीखे उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो आगे आने वाले लेक्चर के अंदर अपन कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कुछ क्वेश्चन अपन लास्ट लेक्चर में बना चुके थे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन बना चुके थे। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है अपने को। ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो क्या है, 2 -1 3 2। बी मैट्रिक्स भी गिवन अपने को। बी मैट्रिक्स अपने को जो गिवन है वो है 0 4 -1 7। ओके, अपने को जो वैल्यू बताना है वो किसका बताना है, 3 टाइम ए स्क्वायर -2 टाइम बी -2 टाइम बी, इसका वैल्यू बताना है कि ये कितना होगा। तो उसके लिए अपन को चाहिए होगा ए स्क्वायर का वैल्यू। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले लिखते हैं ए इंटू ए। ए इंटू ए लिखेंगे तो ए का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, तो 2 -1 3 2। ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में किया तो 2 -1 3 2। ये मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा, देखो ये पहली पंक्ति लिए अपन ने मल्टीप्लिकेशन के लिए और इधर से पहला स्तंभ, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में 4 और 1 -1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में -3, तो 4 -3 मीन्स 1। अब अपन ने क्या किया, पहला स्तंभ मल्टीप्लाई हो गया तो दूसरे स्तंभ पे गए, -2 और -2 मीन्स -4। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अपन बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। अब अपन ने ली दूसरी पंक्ति, वापस से पहला स्तंभ, 3 × 2 6 3 × 2 6 6 + 6 12। अब पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो -3 + 4 मीन्स +1 आ जाएगा। तो ये अपने को मिल गया ए स्क्वायर का वैल्यू। तो अपन लिख देते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू, साथ में 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 3a स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्टली। 3a स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3 -12, 3 से मल्टीप्लाई करते ही 36 और 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये 3 -2 टाइम b, तो माइनस अपन क्या करते थे 2 को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करने पे -2, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14। ये अपने को b में यहाँ पे 2b का वैल्यू मिल गया। अब अपन को क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो इनके संगत अवयव जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो उसको माइनस करते हैं। 3 - 0 मीन्स 3, -12 -8, ये मिल जाएगा अपने पास में -20। अब अपन देखते हैं
यहाँ पे मिलेगा 36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 38, 3 माइनस 14 तो ये मिल जाएगा -11। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि अपने पास में जो रिजल्ट होगा किसका 3a² माइनस 2b का वो कितना होगा। तो इस तरीके से अपन को ये रिजल्ट मिल गया कि 3a² माइनस 2b का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपन ने कैलकुलेट किया a² का वैल्यू। a² का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ में किया। बाद के अंदर अपन ने b का वैल्यू जो था वो पुट किया। देन अपन ने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन का जो रूल पढ़ा था आज कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे अवयव 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो किया। देन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि इफ ए अपने पास में मैट्रिक्स ही बने जिसके अंदर 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ है, मतलब ऑर्डर 2x4 है। ऑर्डर कितना है? 2x4। अपन बात करते हैं बी मैट्रिक्स सी, उसका ऑर्डर है 4x2। इसके अंदर 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। अपन को शो करना, दिखाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। अभी अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन जो गुणन होता है वो सामान्यतः क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, और उसके अंदर कुछ मेथड भी बताए थे अपन ने कि क्यों नहीं करता है, कुछ तरीके बताए थे। तो अपन चेक करते हैं ए बी और बी ए जो मल्टीप्लिकेशन क्या वो संभव है, तो चेक करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले चेक किया ए बी के बारे में कि ए बी संभव है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का ऑर्डर है 2x4, बी का ऑर्डर अपने पास में 4x2। तो अगर इन दोनों का देखें तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2x2। अब अपन बात करते हैं बी ए के बारे में। बी ए की बात करें तो बी का ऑर्डर है 4x2, ए का ऑर्डर है 2x4। तो ए में बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है। तो नया मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में मिलेगा वो 4x4 का मिल जाएगा। ए बी का ऑर्डर देखें तो 2x2 है, बी ए का ऑर्डर देखें तो 4x4 है। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम हो गया तो साथ ही साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर ही समान नहीं। तो आगे अपन को मल्टीप्लिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बोल सकते हैं कि अपने पास में जो ए बी और बी ए के बराबर नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0 1। अपन को दर्शाना है या प्रदर्शित करना है एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी। तो अपन किसी भी एक साइड को सॉल्व करते हैं और दूसरा साइड पता कर लेते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं इसके साथ में एफ ए इंटू एफ बी। एफ अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे कॉस के साथ में और साइन के साथ में एक्स आ रहा है। अगर यहाँ ए पुट कर दूंगा तो एक्स के प्लेस पे आ जाएगा, मतलब जहां जहां एक्स है वहां ए आ जाएगा, और बी रख दूंगा तो वहां बी आ जाएगा। और फिर एफ ए इंटू एफ बी प्रोडक्ट करूंगा, मतलब गुणा करूंगा, और उससे अगर एफ ऑफ ए प्लस बी मिल गया तो मतलब प्रदर्शित हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो अपन पहले एफ ए और एफ बी लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ एफ ए इंटू एफ बी पता करना है, तो एफ ए इंटू एफ बी पता कर रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ एफ ए क्या होगा और एफ बी क्या होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एफ ए, और ये मैं लिखने वाला हूँ एफ बी। ओके, तो एफ ए लिखते हैं, ए लिखते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे ए, तो यहाँ मिल जाएगा कोस ए, सेकेंड मिल जाएगा माइनस साइन ए, थर्ड 0, यहाँ साइन ए कॉस ए 0, 0,
0 1। अपन बात करते हैं बी पुट करने पे। बी पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कॉस बी, यहाँ मिलेगा माइनस साइन बी, यहाँ 0, यहाँ मिल जाएगा अपने पास में साइन बी, नेक्स्ट मिल जाएगा कॉस बी, थर्ड 0, लास्ट वन 0 0 1। अब अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वही रूल, पहली पंक्ति लेंगे, अब तीनों स्तंभों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या बनता है, ध्यान से समझना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही अपन ने लिखा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला यूज हो गया। कौन सा फॉर्मूला, वो यहाँ लिखता हूँ। अपन ने 11 ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसके बराबर होता है ये फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन होता तो यहाँ पे आ जाता माइनस। मीन्स अगर यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, और अगर यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ओके, एक फॉर्मूला और यूज होने वाला है, वो भी अभी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी, मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। और यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाता है, जबकि कॉस में उल्टा होता है, माइनस होता है तो प्लस आता है और प्लस होता है तो माइनस आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर चुके होंगे अभी तक। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब याद कर लेना है। अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ, अपन वापस देखते हैं। कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और 0 से 0 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे अब अपन को जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला क्या बन गया, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये अपन ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में। अब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ में। तो यहाँ मिलेगा देखो कॉस ए इंटू माइनस साइन बी, मतलब माइनस साइन माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो 0। अगर दोनों में देखें तो माइनस साइन आ रहा है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। मीन्स फॉर्मूला बनेगा अपने पास में साइन ऑफ ए प्लस बी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप स्टेप वाइज लिख सकते हो अलग अलग ब्रेक करके। मैं बता देता हूँ इसके अंदर कि किस तरीके क्या फॉर्मूला बना था अपने पास में। यहाँ लिख देता हूँ कोस ए इंटू माइनस साइन बी, तो माइनस साइन बी यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो चुका है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो यहाँ बनेगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और लास्ट वाला 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद में ये बच जाएगा, और ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि फॉर्मूला था अपने पास में यहाँ पड़ा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि है साइन ऑफ ए प्लस बी। वो मैंने अप्लाई कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते नेक्स्ट। 0 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में भी 0, तो लास्ट बन जाएगा अपने पास में 0। सिमिलरली बाकी के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन सभी स्तंभों के साथ में हो चुका है, तो अपन यहीं पे रोक देंगे। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति। अब पहले स्तंभ से वापस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ बनेगा साइन ए कॉस बी, सेकंड के साथ में कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया सेकंड वाला साइन ए प्लस बी का। यहाँ लिख देते हैं अपन साइन ए प्लस बी। अब अपन बात करते हैं सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो माइनस साइन ए साइन बी, फिर बनेगा कॉस ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड स्तंभ का। इससे करेंगे तो 0, इसका इसके साथ में 0, इसका इसके साथ में अगेन 0, तो ये बन गया 0। अब अपन बात करते हैं लास्ट, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो ये 0, इसका इसके साथ में 0, अगेन 0, तो ये बन गया 0। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में 0, तो अगेन 0। लास्ट वाला 0 इंटू 0, 0 इंटू 0,
1 इंटू, तो लास्ट वाला बन जाएगा 1। तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर लिए। अब अगर अपन कंपेयर करें यहाँ पे किसके साथ में, एफ एक्स के साथ में कंपेयर करें, तो एफ एक्स अपना ये है, एक्स के प्लेस में यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी। मतलब अगर ये एफ ए इंटू बी है तो ये क्या है अपने पास में, एक्स के प्लेस पे कौन बैठा है, ए प्लस बी। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी रख देंगे तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस बी के। यही अपन को प्रूफ करना था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए जो दो रिक्वायर्ड फॉर्मूला थे अपने पास में वो थे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि कॉस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होता है। दूसरा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, जो कि साइन ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होता है। दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें अगर याद नहीं है तो, और साथ में जो दो मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए वो भी ध्यान में रखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं ये फॉर्मूलाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं अपन वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स गिवन अपने पास में 4 2 -5 1 0 3। बी जो मैट्रिक्स अपने पास में है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी का जो पावर टी है, ए बी का पावर जो टी है वो किसके इक्वल है, बी पावर टी इंटू ए पावर टी के इक्वल। ओके, अपन को ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, ए बी का पावर टी मतलब पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करो देन उसका ट्रांसपोज लो। तो अपन ए बी का मल्टीप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाई 1 अपन करते हैं और यहाँ पे साइड में इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं साथ में। ट्रांसपोज लिखने का मतलब ट्रांसपोज लिखते ही पंक्तियां स्तंभ बन जाएंगे और स्तंभ पंक्तियां। तो ये पंक्ति स्तंभ बना देंगे तो क्या बन जाएगा 4 2 -5। इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 3। ये हो गया अपने पास में ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा अपने पास में वो भी लिख देते हैं। बी ट्रांसपोज अपने पास में हो जाएगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 1 0। ये अपने पास में बी ट्रांसपोज हो गया। अपन साथ में अपन को क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है तो अपन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कर देते हैं। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन करके। यहाँ पे मिलेगा 4 1 2 0 -5 3। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अपन, सॉरी ये ए ट्रांसपोज था, अपन को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज के साथ में। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना है अपने पास में 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। मल्टीप्लीकेशन करना है ए ट्रांसपोज के साथ में, तो ए लिख देते हैं 4 1 2 0 -5 3। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले स्तंभ के साथ में। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलेगा 24 -2 और -5। तो 24 -2 मीन्स 22 22 -5 मीन्स 17। ओके, अब वन करते हैं दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा 6, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3। तो हो गया 9। तो यहाँ पे मिलेगा अपन को 9। अब अपन बात करते हैं दूसरी पंक्ति से। दूसरी पंक्ति अपन ने ले ली, स्तंभ के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं पहले के साथ में। तो -28 प्लस 4 मीन्स अपने पास में अभी तक आ चुका है -24 और ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होने पे 0, तो -24। अपन बात करते हैं नेक्स्ट 1 इंटू -7 -7, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में 0। तो अभी तक अपन को क्या मिला -7। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो 10 और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -10, फिर से क्या हो गया 0। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका इसके साथ में, तो ये 1, ये मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करने पे 6, तो ये मिल गया अपन को 6। तो अपन को मिल गया ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आने वाला है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं ए इंटू बी देन उसका ट्रांसपोज लेते हैं।
तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सबसे पहले ए और बी का। तो अपन पहले ए लिख देते हैं यहाँ पे 4 2 -5 1 0 3 मल्टीप्लिकेशन ये कर रहे हैं ए इंटू बी। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं बी के साथ में, तो 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा अपने पास में ए बी कितना आएगा देखते हैं। पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले स्तंभ के साथ, तो ये बनेगा 24 -2 24 -2 कितना हो जाएगा अपने पास में 24 -2 मीन्स 22 22 -5 मीन्स 17, तो ये मिल जाएगा अपने को 17। अब अपन बात करते हैं दूसरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिलेगा -28 प्लस 4 मीन्स -28 इन और 0, तो ये बन जाएगा अपने पास में सॉरी -28 प्लस 4 मीन्स -24 हो गया। अब अपन करते हैं थर्ड कॉलम के साथ में, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, यहाँ मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा -10, तो अगेन क्या मिल गया 0। ये तो हो गया अपने पास में पहली पंक्ति के साथ में तीनों स्तंभों का गुणा। अब अपन करते हैं दूसरी पंक्ति के साथ में, तो यहाँ मिलेगा 6, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 3, तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 9। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट के साथ में, नेक्स्ट कितना होने वाला है -7 0 0, तो -7 थर्ड 0 0 6 ये अपन को क्या मिल गया ए बी मिल गया, ये अपन को क्या मिल गया ए बी। अपन को चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, तो अपन लिख देते हैं ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं पंक्तियां स्तंभ और स्तंभ पंक्तियां, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 17 -24 0 9 -7 6। अगर अपन ए बी, ये है ए बी का ट्रांसपोज, ये है अपने पास में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, चूंकि यहाँ पे दोनों को अगर अपन देखें तो दोनों सेम ही मिल रहे हैं, इसका मतलब अपने पास में अपन ने प्रूव कर दिया ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आज के लेक्चर के अंदर अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, आप एक बार इन सभी प्रॉपर्टीज़ को देखें, रिवाइज करें और इस एक्सरसाइज को अब आप अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। तो आप अपने स्तर पे सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर के अंदर अपन इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको के भी कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।